हर गांव, हर शहर, हर गली की दीवारों के पीछे कुछ अनकहे रहस्य छुपे होते हैं। ये रहस्य अक्सर वक्त की धूल में छिप जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक हंसी की है जो मर चुके होंठों से आती है। जिसने भी उसे सुना वो कभी फिर मुस्कुराया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। पुराना हवेली स्कूल, साल 2002। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे झखनी में सरकारी स्कूल की एक पुरानी इमारत को फिर से चालू करने की योजना बनी। यह इमारत ब्रिटिश काल की बनी हुई थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और लकड़ी की खिड़कियां। इमारत लगभग 70 साल पुरानी थी। स्थानीय लोग उसे हवेली स्कूल के नाम से जानते थे। स्कूल वर्षों से बंद पड़ा था और इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। फिर भी शिक्षा विभाग ने गांव के बच्चों के लिए इसे दोबारा शुरू करने का आदेश दिया। गांव वाले उस स्कूल के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। वजह, वहां से रातों को बच्चों की हंसी और किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती थीं। पास की पगडंडी से गुजरते वक्त लोग तेजी से कदम बढ़ा लेते थे, लेकिन अफसरों के लिए यह सब अंधविश्वास था। गांव के एक युवा टीचर अंशुमान पांडे को वहां पढ़ाने की ड्यूटी मिल गई। अंशुमान की नियुक्ति अभी नई हुई थी। वह पढ़ा लिखा, तेज और अंधविश्वास से कोसों दूर था। जब उसके दोस्तों ने हवेली स्कूल की बात बताई तो वो हंसकर बोला, अगर भूत होते तो सबसे पहले बोर्ड परीक्षा पास कर लेते। अगले दिन सुबह 9 बजे अंशुमान स्कूल पहुंचा। चारों ओर झाड़ियां उगी थीं, दरवाजे पर जंग लगा था और छत से प्लास्टर झड़ चुका था, लेकिन बच्चों का भविष्य उसके लिए ज्यादा मायने रखता था। पहले दिन कुल 17 बच्चे आए, ज्यादातर डरे सहमे से, जैसे किसी मजबूरी में स्कूल आए हों। अंशुमान ने उन्हें सहज करने की कोशिश की, पहेलियां सुनाई, चित्र बनवाए। बच्चों ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। दिन ठीक बीता, लेकिन जाते वक्त एक बच्ची करीब 10 साल की अंशुमान के पास आई और बोली, सर, अगर रात में कोई हंसता सुनाई दे तो जवाब मत देना, वो बच्चा नहीं होता। अंशुमान चौंका। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की भाग गई। रात को जब अंशुमान स्कूल के कमरे में सो रहा था, उसे बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी। किसी छोटे बच्चे की, धीमी लेकिन खौफनाक। उसने खिड़की से देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे के एक कोने में ठंड बढ़ गई थी। अगली सुबह वह तय कर चुका था, अब यह जगह सिर्फ स्कूल नहीं, कोई रहस्य भी है। पहली मुस्कान, तीसरे दिन की सुबह। स्कूल धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा था। बच्चे भी थोड़े सहज हो चले थे। अंशुमान ने आज हिंदी पढ़ाई। बीच बीच में वो बच्चों को कहानियां भी सुनाता, ताकि डर का माहौल हल्का हो सके। कक्षा 5 की एक बच्ची थी, आर्या। बहुत शांत, हमेशा पीछे बैठती और किसी से बात नहीं करती। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी पुराने दुख को छुपा रही हों। अंशुमान ने क्लास में एक मजाक किया। बच्चे हंसे, लेकिन आर्या नहीं, वो सिर्फ देखती रही। अचानक उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। अंशुमान ने सोचा, शायद बात पसंद आई हो, लेकिन वो मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। होंठ खींचते जा रहे थे। जबड़े में अस्वाभाविक तनाव दिखने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलटने लगीं। बच्चे डर गए। एक लड़का चिल्लाया, सर, आर्या को क्या हो गया? अंशुमान दौड़कर उसके पास गया। उसने देखा, आर्या अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसकी उंगलियां सिहर रही थीं। तभी आर्या की आवाज आई, बेहद धीमी लेकिन स्पष्ट, वो फिर आ गई है, हंसी वाली दीदी जो आग में जलती है। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। उसे फौरन स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, कोई मेडिकल कारण नहीं दिखता, दिमागी झटका या सदमा हो सकता है। अगली सुबह स्कूल में खबर आई, आर्या की मृत्यु हो गई, बिना किसी वजह के। बस सोते वक्त उसकी सांस रुक गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, चेहरे पर अजीब गहरी मुस्कान, मांसपेशियां जैसे अकड़ गई हों, कारण अज्ञात। अंशुमान पूरी रात सो नहीं पाया। उसका दिमाग उसी मुस्कान में अटका रहा। वो जान गया था,
अब ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, किसी ने उस बच्ची की मासूमियत छीन ली थी और शायद वो अब भी स्कूल में है। डायरी का रहस्य, आर्या की रहस्यमयी मौत ने स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। बच्चों में भय था और अंशुमान के भीतर एक बेचैनी। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर बार आंखें बंद करता, आर्या की मुस्कुराती लाश उसकी आंखों के सामने आ जाती। 3 दिन बाद उसने तय किया कि स्कूल की उस पुरानी इमारत के रहस्यों को समझना होगा। वो सुबह सुबह स्टोर रूम की ओर गया, वहीं जहां पुराने रिकॉर्ड, जर्जर बेंचें और टूटी कुर्सियां रखी थीं। कमरे की हवा भारी थी, छत से पानी टपक रहा था, कोनों में मकड़ियों के जाले थे और दीवार पर नमी से काले धब्बे उभर आए थे। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। जंग खाई कुंडी जोर से खींचने पर टूटी और अलमारी खुली। अंदर एक काली चमड़े की डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, वसुधा मिश्रा, सहायक शिक्षिका, 1978। अंशुमान ने गौर किया। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, किनारियां फटी हुई थी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज मेरी पहली पोस्टिंग झकनी प्राइमरी स्कूल में हुई है। स्कूल में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, लेकिन बच्चों की आंखों में मासूमियत है। मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें अच्छा जीवन दे सकूंगी। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, बच्चों के नाम, पढ़ाई की बातें, किताबों की कमी। लेकिन 10वें पन्ने के बाद डायरी का लहजा बदल गया। कक्षा 4 की एक बच्ची, नैना, अजीब व्यवहार कर रही है। वह हमेशा एक पुरानी गुड़िया को पकड़े रहती है और सबको देखती रहती है, बिना पलक झपकाए। कल रात मुझे किसी के रोने की आवाज आई। जब मैं स्टाफ रूम से बाहर आई तो स्कूल की छत पर कोई खड़ा था। वो एक लड़की थी, जलती हुई, और वो हंस रही थी। मुझे डर लगने लगा है कि कुछ तो है इस स्कूल में, कुछ ऐसा जो बच्चों की मासूमियत चुरा रहा है। मैंने डायरी बंद की, पर अब जब भी उसे खोलती हूं, उसकी हंसी सुनाई देती है, जैसे ये पन्ने बोल रहे हों। अंशुमान ने कांपते हाथों से डायरी बंद की। उसके माथे पर पसीना था और रगों में डर उतर चुका था। उसी समय पीछे से एक धीमी हंसी की आवाज आई, बिल्कुल पास से, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन अलमारी के अंदर से किसी ने डायरी पर उंगलियां फिराई थीं। निशान ताजा थे। उसने ध्यान से देखा। डायरी के पिछले कवर पर एक शब्द लिखा था, मुस्कुराहट कभी नहीं मरती। गुड़िया की आंखें डायरी पढ़ने के बाद अंशुमान के मन में कई सवाल थे। नैना कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी आत्मा अब भी इस स्कूल में मौजूद है? अगले दिन उसने स्टोर रूम की पूरी सफाई शुरू की। पुराने बक्से, रजिस्टर, धूल से अटी पड़ी फाइलें। एक कोने में एक लोहे की संदूक मिली, बेहद भारी, झंग लगी हुई। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला टस से मस नहीं हुआ। उसने एक पुराने हथौड़े से ताले को तोड़ा। ढक्कन खुलते ही तेज सड़ांध की गंध बाहर आई। संदूक के अंदर एक पुरानी गुड़िया थी, मैली कुचैली, उसके कपड़े जलने जैसे हालत में और चेहरा फटा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। वे प्लास्टिक की नहीं थीं, वो मानवीय लगती थीं, जैसे कोई जीता जागता इंसान अंदर से देख रहा हो। अंशुमान ने तुरंत पीछे हटते हुए ढक्कन बंद किया, लेकिन तभी उसे लगा कि गुड़िया की पलकें हल्की सी हिली थीं। वो इस बात को वहम समझकर वापस चला गया। लेकिन रात को जब वह स्कूल के एक कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ रखा था, वही गुड़िया। अंशुमान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गुड़िया को उठाया और स्टोर में वापस ले जाकर अलमारी में बंद कर दिया। अगली सुबह स्कूल में एक और बच्ची, काव्या, बेहोश मिली। उसके चेहरे पर वैसी ही खौफनाक मुस्कान थी जैसी आर्या की मौत के समय थी। जब उसे होश आया तो वह सिर्फ एक बात दोहराती रही, गुड़िया देख रही है, वो सब देख रही है। उसकी आंखें अब बंद नहीं होती। अब यह साफ हो चुका था, यह कोई संयोग नहीं था। अंशुमान को समझ आ गया था कि यह गुड़िया ही इस सब की जड़ है। लेकिन यह भी तय था कि यह खेल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब गुड़िया जाग चुकी थी। जलती लड़की काव्या की हालत देखकर स्कूल में फिर से डर का माहौल बन गया। कुछ अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, मगर अंशुमान अब पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। उसी रात उसने डायरी के बाकी पन्ने पढ़ने का फैसला किया।
डायरी का एक पन्ना फटा हुआ था, सिर्फ एक अधूरा वाक्य दिखा। उस दिन नैना जल रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बुझी नहीं। अंशुमान की रूह कांप गई। उसने फैसला किया कि वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला श्यामा काकी से बात करेगा। अगली सुबह वह श्यामा काकी के घर पहुंचा। काकी 90 के पार थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी सब कुछ याद था। अंशुमान ने पूछा, मैम नैना कौन थी? काकी कांपी और धीमे स्वर में बोली, वो लड़की नहीं थी बाबू, वो मुस्कुराता साया थी। वसुधा मैडम ने उसे अनाथालय से लाकर स्कूल में दाखिल किया था। वो बोलती नहीं थी, बस मुस्कुराती थी, कभी भी, कहीं भी, रात में, अंधेरे में, अकेले में, बस मुस्कुराती रहती। अंशुमान ने बीच में टोका, फिर उसके साथ क्या हुआ? श्यामा काकी ने धीमे स्वर में कहा, एक दिन स्कूल में आग लग गई। सब बच्चे भागे, लेकिन नैना वहीं खड़ी रही। कोई चिल्लाया, कोई दौड़ा, लेकिन वो बस जलती रही और मुस्कुराती रही। उसकी हड्डियां राख हो गईं, पर उसकी हंसी हवेली की दीवारों में बस गई। कहानी सुनते ही अंशुमान के शरीर में कंपी दौड़ गई। अब उसे समझ आ गया था, यह सिर्फ भूतिया किस्सा नहीं, बल्कि एक आत्मा की मुस्कुराती बदला लेने की कहानी थी। रात को उसने स्टोर की अलमारी फिर से खोली और वहां वही गुड़िया रखी थी। उसकी आंखों में अब हल्की सी जलन की लपट दिख रही थी। दीवारों पर धुएं जैसे निशान बनने लगे थे और कोने से वही आवाज आई, सर, मैं अब भी मुस्कुरा रही हूं, आप देख रहे हैं ना? अंशुमान ने पलटकर देखा और पहली बार उसने उसे देखा। नैना जलती हुई, मुस्कुराती हुई, उसकी ओर बढ़ती हुई। मुस्कुराहट की परछाई नैना की झलक देखने के बाद अंशुमान की जिंदगी बदल गई। वो हर वक्त सतर्क रहने लगा। उसने स्कूल में एक पुरानी टेबल को स्टडी डेस्क बना लिया और वहां रातें बिताने लगा, डायरी, टॉर्च और एक रुद्राक्ष की माला के साथ। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब उसे नैना की परछाई दिखने लगी थी, दीवारों पर, खिड़की के शीशों में, पानी की बाल्टी में, यहां तक कि कक्षा की ब्लैक बोर्ड पर भी एक हल्की परछाई जो मुस्कुरा रही होती थी। कभी कभी वो परछाई चलने लगती थी और फिर रुक जाती थी। एक शाम जब सभी बच्चे जा चुके थे और अंशुमान अकेले बैठा था, उसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा दिखा। सर, अगली बारी किसकी है? अंशुमान कांप गया। उसने स्पंज उठाकर जल्दी से लिखा, मिटा दिया। लेकिन स्पंज पर एक चेहरा उभर आया, जलता हुआ चेहरा, वही मुस्कुराता चेहरा। अब डर सिर्फ सपनों में नहीं था, वो हकीकत में घुल चुका था। उसी रात गांव के एक और बच्चे रजत की मौत हो गई। उसकी लाश स्कूल के पिछले हिस्से में मिली। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर वही मुस्कुराहट थी। गांव में भगदड़ मच गई। लोगों ने स्कूल को शापित कहकर बंद करवाने की मांग की, मगर अंशुमान अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि नैना की आत्मा कुछ ढूंढ रही है, शायद किसी अधूरी बात को पूरा करने आई है। अब सवाल यह था, क्या वो नैना की सच्चाई तक पहुंच सकेगा या अगली परछाई उसकी होगी? रुद्राक्ष और राख रजत की मौत के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाकर तय किया कि जब तक भवन की शुद्धि नहीं होती तब तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन अंशुमान ने हार नहीं मानी। वो जान चुका था कि इस समस्या का हल अध्यात्म में है। उसने बनारस के एक पुराने तांत्रिक साधक त्रिलोक बाबा से संपर्क किया। त्रिलोक बाबा ने बस इतना कहा, जहां हंसी मौत से भी गहरी हो वहां रुद्राक्ष भी कांपते हैं, लेकिन अगर राख से सच्चाई निकाली जाए आत्मा को शांति मिल सकती है। बाबा ने उसे एक रुद्राक्ष की माला, एक चांदी की डिब्बी में पवित्र राख और एक मंत्र दिया, जिसे 3 रात लगातार हवेली स्कूल में अकेले बैठकर पढ़ना था। पहली रात अंशुमान ने स्कूल की एक कक्षा में दीपक जलाया, राख की लकीरें बनाई और रुद्राक्ष पहनकर मंत्र पढ़ा। रात 1 बजे अचानक खिड़की खुल गई। बाहर कोई खड़ा था, बस परछाई दिख रही थी और आंखें जल रही थीं। दूसरी रात दीपक की लौ अपने आप नीचे झुक गई। दीवारों पर नैना का नाम लिखा उभर आया, बार बार लाल रंग में। वह मंत्र पढ़ते हुए कांप गया, लेकिन रुका नहीं। रुद्राक्ष की माला धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। तीसरी रात अचानक पूरी कक्षा धुंध से भर गई। बीच में वही गुड़िया बैठी थी, लेकिन अब उसके होंठ हिल रहे थे। तुम मेरा नाम जानते हो, पर मेरा अंत नहीं। तुम्हें जलना होगा,
जैसे मैं जली थी। गुड़िया उठी, हवा में तैरती हुई अंशुमान की ओर बढ़ी। उसी क्षण अंशुमान ने राख उठाकर पूरे घेरे में फैलाई और जोर से मंत्र दोहराया। एक तेज चीख गूंजी, जैसे कोई कई सालों का दर्द एक साथ निकाल रहा हो। दीपक बुझ गया, खामोशी छा गई। गुड़िया वहीं जमीन पर पड़ी थी, निष्प्राण, और अब उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन एक कोने में राख पर कुछ लिखा था, उभरे हुए अक्षर। मेरा नाम अधूरा था, उसे पूरा करो तभी मुक्ति मिलेगी। अधूरा नाम अंशुमान अब जान चुका था। नैना सिर्फ एक नाम नहीं, एक अधूरी पहचान थी। जब तक उसका पूरा नाम नहीं जाना जाता, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। रात की राख में जो लिखा था, मेरा नाम अधूरा था, उसे पूरा करो तभी मुक्ति मिलेगी, उसके पीछे कुछ तो बड़ा रहस्य छिपा था। वो फिर से वसुधा मिश्रा की डायरी की ओर लौटा। एक कोने में धुंधले शब्द थे। उसका नाम नैना था, पर मैं उसे हमेशा नैनिका बुलाती थी। वो यही चाहती थी कि उसे उसके असली नाम से बुलाया जाए। अंशुमान जैसे ही नैनिका शब्द बोलता, कमरे में हल्की हवा चलने लगती। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। रात को उसने स्कूल के आंगन में एक दीप जलाया और राख से घेरा बनाकर बीच में खड़ा हुआ। उसने पहली बार पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से कहा, नैनिका, अगर तुम सुन सकती हो तो आज तुम्हें तुम्हारा नाम वापस दे रहा हूं। अब तुम आजाद हो। धीरे धीरे तापमान नीचे गिरने लगा। दीवारों पर से सारे खून के धब्बे मिटने लगे। स्कूल की छत से एक पीली रोशनी नीचे उतरी। एक लड़की की आकृति बनती गई। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन पहली बार डरावनी नहीं, शांत। उसके होंठ हिले। धन्यवाद सर, अब मैं सो सकती हूं। और फिर वो हवा में घुल गई। दीपक अपने आप बुझ गया और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। अंशुमान वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों की भाग दौड़, डर, तनाव, सब आज जैसे खत्म हो गया था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह स्कूल की दीवार पर एक नई पंक्ति उभरी। हर हंसी मासूम नहीं होती और हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती। लौटती छाया अंशुमान को लगा था कि सब कुछ अब शांत हो चुका है। स्कूल की दीवारों से सिसकियां गायब थीं। बच्चे फिर से आने लगे थे और गांव वाले भी अब हवेली स्कूल को सामान्य जगह मानने लगे थे। लेकिन वो भूल गया था, हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती। एक दिन जब अंशुमान कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ा रहा था, एक नई बच्ची दाखिल हुई। नाम बताया, अमृता। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ कहती थी। वो क्लास में किसी से बात नहीं करती और हमेशा मुस्कुराती रहती, ठीक उसी तरह जैसे नैना मुस्कुराया करती थी। अंशुमान ने एक दिन उससे पूछा, तुम पहले किस स्कूल में पढ़ती थी? अमृता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे स्कूल पसंद नहीं, लेकिन आप पसंद हैं सर। आप तो जलते हुए बच्चों से भी नहीं डरते ना। ये सुनते ही अंशुमान की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। रात को जब वह रजिस्टर देख रहा था तो उसे अमृता नाम की कोई एंट्री नहीं मिली, न रोल नंबर, न एडमिशन फॉर्म। अगले दिन अमृता नहीं आई, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, अब की बार हंसी तुम्हारी होगी सर, तैयार रहो। स्टाफ रूम की अलमारी अपने आप खुली और वहां वही पुरानी गुड़िया रखी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें नहीं, पूरा चेहरा जल चुका था। फिर भी मुस्कुराहट वैसी ही थी। अंशुमान समझ गया, कोई और आत्मा जाग चुकी है और इस बार उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, जलाना है। उसने त्रिलोक बाबा को फिर से संपर्क किया। बाबा ने सुना और बस इतना कहा, जिस आत्मा ने मृत्यु से पहले मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वो मरने के बाद रोना भी नहीं जानती। आखिरी घंटी अंशुमान ने अब तय कर लिया था, या तो इस कहानी का अंत होगा या उसका। त्रिलोक बाबा ने उसे चेतावनी दी थी, आखिरी घंटी तभी बजेगी जब वो आत्मा जिसे तुमने मुक्त किया था खुद वापस आकर बंद दरवाजा खोलेगी। अंशुमान ने स्कूल की छत पर वह जगह चुनी जहां नैना कभी जली थी। उसने वही राख फिर से फैलाई और गुड़िया को उसके केंद्र में रखा। अब उसके पास समय कम था। रात के ठीक 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी, तेज, लगातार, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने रस्सी पकड़ ली हो। हवा में गंध बदल चुकी थी, अब धुएं और जले हुए मांस की बदबू थी। गुड़िया की आंखें एक बार फिर खुली और इस बार उसमें सिर्फ जलन नहीं, नफरत भी थी। एक परछाई गुड़िया से निकलकर सामने आई, न नैना न अमृता,
कुछ और था। वो रूप बदलती गई, कभी औरत, कभी बच्ची, कभी जलता शव, और हर रूप में एक ही चीज थी, मुस्कान। अंशुमान ने रुद्राक्ष उठा लिए और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्मा रुकने को तैयार नहीं थी। दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल गिरने लगी और हर तरफ हंसी की गूंज फैलने लगी, तेज, झकझोरती हुई, पागल कर देने वाली। लेकिन तभी एक आवाज आई, सर, नर्म, मासूम, जान पहचान वाली। अंशुमान ने देखा, वही शांत रोशनी, वही पीला उजाला। नैनिका फिर प्रकट हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, वो मेरी परछाई थी, अधूरी आत्मा। अब मैं उसे वापस ले जाऊंगी, लेकिन आप वादा कीजिए, अब यहां कोई बच्चा नहीं जलेगा। अंशुमान ने कांपते हुए सिर हिलाया। नैनिका मुस्कुराई, पहली बार बिना डर, बिना दर्द के। आत्मा की चीख गूंजी, पर धीरे धीरे धुएं में बदल गई। स्कूल की घंटी आखिरी बार बजी और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। गुड़िया अब सिर्फ राख थी और हवेली स्कूल सिर्फ एक स्कूल। जलती यादें स्कूल अब फिर से खुल चुका था। दीवारें फिर से रंगी गईं, छत की मरम्मत हुई और पुराने स्टोर रूम को अब एक लाइब्रेरी बना दिया गया। बच्चों की हंसी अब डर नहीं देती थी। अंशुमान ने सोचा, शायद अब सब कुछ ठीक है। लेकिन जब भी वह उस पीले उजाले को याद करता, नैनिका की मुस्कान उसे भीतर तक झकझोर देती। वह अब जानता था, हंसी सिर्फ खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी वो किसी अधूरी आत्मा की सबसे गहरी चीख होती है। एक दिन अंशुमान को स्कूल की दीवार पर एक जली हुई ईंट दिखाई दी, जो बाकी सबसे अलग थी। उसने उसे उखाड़ने की कोशिश की। ईंट के पीछे एक छोटी सी डिब्बी निकली। उसमें एक फोटो थी, एक बच्ची की, जल चुके चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में सुकून। साथ में एक चिट्ठी, सर, आप अच्छे थे, लेकिन दुनिया बुरी है। किसी दिन ये हंसी फिर लौटेगी और तब शायद वो किसी और का चेहरा पहने होगी। अंशुमान ने उस डिब्बी को दोबारा वहीं रख दिया, क्योंकि कुछ कहानियां बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से नहीं, बल्कि अधूरी रहकर, सबक बनकर। स्कूल में अब भी हर दिन घंटी बजती थी, लेकिन अंशुमान जानता था, आखिरी घंटी तो कब की बज चुकी है। मुस्कुराहट की वापसी, समय बीतता गया। स्कूल अब एक आदर्श मॉडल बन चुका था। बच्चे खुले दिल से पढ़ते, टीचर प्रसन्न रहते, और अंशुमान को अब भी हर सुबह वही पुराना स्कूल एक नई रोशनी में दिखता। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, स्कूल के पीछे बने बगीचे में एक घंटी धीमे स्वर में बजती, बस एक बार। कोई नहीं जानता था कौन बजाता है, क्यों बजती है, लेकिन अंशुमान जानता था, ये एक संकेत है। एक दिन एक नई शिक्षिका स्कूल में नियुक्त हुई। नाम था संध्या मिश्रा। वो बेहद सौम्य, समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ जानी पहचानी सी लगती थी। एक शाम जब अंशुमान ने स्टाफ रूम में पुराने फाइल्स पलटते हुए उससे पूछा, आपको कभी अजीब सपना आता है? संध्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, एक लड़की आती है जो जलती जा रही होती है, लेकिन उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। अंशुमान ने कांपते स्वर में पूछा, क्या वो मुस्कुरा रही होती है? संध्या ने सिर झुकाकर कहा, हमेशा। उस दिन के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं फिर शुरू हुईं। घंटी अपने आप बजती, ब्लैक बोर्ड पर नाम उभरते और बच्चों को एक परछाई दिखने लगती। एक बच्ची ने कहा, वो दीदी जो संध्या मैम जैसी लगती हैं, मुझे हर रात बुलाती हैं और कहती हैं, बस एक बार मुस्कुराओ। अंशुमान अब जान चुका था, मुस्कुराहट लौट आई है, लेकिन इस बार वह किसी और के शरीर में छुपी है। सवाल अब यह नहीं था कि आत्मा गई या नहीं, सवाल यह था, क्या वो इस बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी है? और असली डर यह था, अब वो सिर्फ हंसी नहीं बांट रही थी, वो चेहरों को बदल रही थी। चेहरा जो मेरा नहीं था, संध्या मिश्रा अब स्कूल का हिस्सा बन चुकी थी, और धीरे धीरे स्कूल का हर कोना जैसे उसके व्यक्तित्व से भरने लगा था। लेकिन अंशुमान को कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। वो हर दिन उसे देखता और हर दिन उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा गहरी होती जाती। एक दिन स्टाफ मीटिंग के बाद अंशुमान गलती से संध्या की कॉपी उठा लाया। उसमें एक पेज पर बस एक पंक्ति थी, चेहरे बदल सकते हैं लेकिन हंसी वही रहती है। उस रात अंशुमान ने सपना देखा। वो स्कूल की लाइब्रेरी में अकेला था। हर किताब की जगह जलते चेहरों की तस्वीरें थीं और सब मुस्कुरा रहे थे। तभी एक चेहरा सामने आया, संध्या का।
पर उसकी आंखों में कोई और था। सुबह उठते ही उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। संध्या मिश्रा नाम की किसी महिला की नियुक्ति फाइल नहीं मिली। उसने गांव के पोस्ट ऑफिस से पूछा, लेकिन वहां संध्या के नाम पर कोई पत्र कभी नहीं आया था। अब यकीन हो चुका था, वो संध्या नहीं थी। एक दिन बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी लगी। एक बच्ची की पेंटिंग देखकर अंशुमान सन्न रह गया। उसमें संध्या खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे एक जली हुई परछाई थी और कैनवास पर लिखा था, चेहरा उसका है पर आंखें किसी और की। अंशुमान ने तय कर लिया, आज रात सच सामने लाना ही होगा। उसने स्टाफ रूम में सीसीटीवी लगवाया और पूरी रात नजर रखी। रात 2:13 पर कैमरे में देखा, संध्या शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन शीशे में उसका चेहरा नहीं था। वहां कोई और था, वही जली हुई मुस्कुराती आत्मा। और फिर कैमरा बंद हो गया। सुबह कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब थी, लेकिन स्टाफ रूम के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब चेहरा मेरा नहीं, लेकिन कहानी मेरी ही है सर। वह जो कभी इंसान थी अंशुमान, अब दिन रात उस चेहरे के पीछे की सच्चाई जानने में लगा था। उसने गांव के मंदिर की पुरानी पोथियों को खंगाला, जहां मृत आत्मा संचार से जुड़ी कथाएं दर्ज थीं। एक कथा थी, हंसिनी की कथा। कहानी थी एक लड़की की जो जलाकर मार दी गई थी, क्योंकि लोगों को उसकी हंसी अशुभ लगती थी। कहते हैं मरने के बाद भी उसकी आत्मा किसी न किसी हंसते चेहरे में लौट आती थी और फिर जलती थी, बार बार, हर बार। अंशुमान ने एक पुरानी किताब से वही मंत्र ढूंढ निकाला जिसे आत्मा को पहचानने और उसके असली रूप को देखने के लिए प्रयोग किया जाता था। रात को जब संध्या अकेली स्टाफ रूम में बैठी थी, अंशुमान ने वो मंत्र धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। संध्या की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है सर, मैं कौन हूं? फिर उसने अपनी हथेली उठाई और अपनी खाल को खुरचने लगी। अंदर से जलता चेहरा बाहर निकलने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी, स्थिर, खौफनाक। मैं वो हूं जिसे तुमने जला दिया था सर, लेकिन मैं अब मुस्कुराना छोड़ दूं, ऐसा सोचो भी मत। अंशुमान ने राख की लकीरें बनाई, मंत्र का उच्चारण तेज किया। अचानक कमरे में भूचाल जैसा कंपन हुआ, लेकिन संध्या या जो भी वो थी हंसती रही। ये शरीर अब मेरा है और इस बार मैं इंसान की तरह मरूंगी नहीं, मैं तुम्हारे जैसे बनूंगी। वो हंसती हुई अंधेरे में समा गई। दीवारों पर 2 शब्द उभरे, इंसान नहीं, हंसी हूं मैं। अब डर सिर्फ आत्मा से नहीं था, अब डर था उस हंसी से जो अब किसी भी इंसान का चेहरा पहन सकती थी। नामों से परे अब तक अंशुमान ने जितना देखा, जितना समझा, वो सब एक चीज में सिमटा था, नाम। हर आत्मा, हर छाया, हर हंसी किसी न किसी नाम से जुड़ी थी। लेकिन अब वह जिस डर का सामना कर रहा था, उसका कोई नाम नहीं था। संध्या अब स्कूल नहीं आ रही थी, लेकिन स्कूल के हर कमरे में उसका असर था। दीवारें ठंडी हो गई थीं, बच्चों की हंसी कहीं खो गई थी। लाइब्रेरी की किताबें अपने आप खुल जाती और हर बार एक ही शब्द सामने आता, मैं नाम नहीं, निशान हूं। अंशुमान ने त्रिलोक बाबा से अंतिम बार संपर्क किया। बाबा ने कहा, कुछ आत्माएं अपना नाम छोड़ देती हैं ताकि वो हर जगह हो सकें, हर चेहरा पहन सकें और किसी एक पहचान से न बंधे रहें। वो नाम से परे होती हैं। उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें उनका पहला चेहरा दिखाओ। अंशुमान ने अब पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और स्कूल के निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। एक फाइल में 1978 की एक तस्वीर मिली, जिसमें एक लड़की स्कूल की दीवार पर हंसी हुई पेंटिंग बना रही थी। उसका नाम लिखा था अनामिका। तस्वीर में वही मुस्कान थी, वही आंखें, वही परछाई। वो अब जान चुका था, जो भी हो रहा था उसका मूल अनामिका थी, एक लड़की जिसे कभी पहचान नहीं दी गई और जिसने बदले में सबका चेहरा चुरा लिया। अंशुमान अब जान चुका था, अगर इस कहानी का अंत करना है तो उसे उस लड़की को उसका नाम वापस देना होगा, या फिर खुद नाम से परे हो जाना होगा। आत्मा का उत्तराधिकारी अनामिका। अब उसका नाम सामने था, लेकिन आत्मा कहीं छिपी हुई थी, चेहरों में, हंसी में और अब शायद बच्चों में भी। अंशुमान ने जाना कि अब यह सिर्फ एक आत्मा की बात नहीं, बल्कि उसके उत्तराधिकारी की थी। स्कूल में एक बच्चा था, यश, सबसे शांत, सबसे आज्ञाकारी और सबसे अलग।
उसे किसी से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो हर चीज बड़ी जल्दी सीखता। अंशुमान को उसमें कुछ अस्वाभाविक लगा। एक दिन उसने देखा कि यश क्लासरूम के बाहर दीवार पर वही हंसी बना रहा था जो सालों पहले अनामिका ने बनाई थी। अंशुमान ने पूछा, तुमने ये कहां से सीखी? यश बोला, वो दीदी सिखाती हैं, जो हर रात मेरे सपने में आती हैं। वो कहती हैं मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं। अंशुमान कांप गया। अब डर सिर्फ किसी एक प्रेत से नहीं था, अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला श्राप बन चुका था। उसने त्रिलोक बाबा से फिर संपर्क किया। बाबा ने बस एक बात कही, अगर आत्मा उत्तराधिकारी चुन चुकी है तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, उत्तराधिकारी को सत्य दिखाना, जलते हुए चेहरे के पीछे की कहानी और हंसी के पीछे का शोक। अंशुमान ने यश को एक दिन स्कूल की छत पर बुलाया जहां नैना की मृत्यु हुई थी। उसने वहां की राख, पुराने फोटो और अनामिका की कहानी दिखाई। यश पहले तो हंसा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। दीदी ने कभी बताया नहीं कि वो क्यों जलती हैं हर बार। उन्होंने तो बस कहा था, मुस्कुराओ वरना दुनिया मार डालेगी। अंशुमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम मुस्कुराओ, लेकिन अपनी मर्जी से, न कि किसी आत्मा के बोझ से। उस रात यश ने सपना देखा। अनामिका खड़ी थी, लेकिन पहली बार चुप थी। उसने कहा, मैंने सोचा था अगर मैं हंसूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब समझ में आया हर हंसी सच्ची नहीं होती। फिर वो धुएं में बदल गई और पहली बार यश की मुस्कुराहट मासूम थी, आत्मा वाली नहीं। आखिरी मुस्कान स्कूल अब पहले से अलग लगने लगा था, जैसे किसी लंबे श्राप का बोझ हल्का हो गया हो। अंशुमान ने लाइब्रेरी में वो दीवार साफ की जहां कभी बच्चों के नाम के साथ हंसी उभरी थी। अब वहां एक नई पट्टी लगी थी, हंसी जरूरी है मगर जबरन नहीं। यश अब पहले जैसा बच्चा हो गया था, सामान्य, मुस्कुराता हुआ, लेकिन बिना डर के। एक दिन अंशुमान को स्कूल के तहखाने में सफाई करते हुए एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें एक छोटी सी राख की मूर्त थी, मुस्कुराते हुए चेहरे की। उसके साथ एक कागज भी था, मिटा हुआ, लेकिन एक पंक्ति अब भी दिख रही थी, मेरी आखिरी मुस्कान इस चेहरे में छुपा दी है, इसे मत जगाना। अंशुमान ने वो मूर्त उठाई, एक कांच के डिब्बे में बंद किया और स्कूल के इतिहास कक्ष में एक नोट के साथ रखा। यह सिर्फ एक चेहरा नहीं, ये एक कहानी है जिसे हर पीढ़ी को याद रखना चाहिए। उस रात जब सब सो चुके थे, स्कूल की छत पर एक हल्की रोशनी आई। नैनिका, नैना और अनामिका की परछाइयां एक दूसरे में मिलती गईं और फिर हवा में समा गईं। अंत में स्कूल की घंटी एक बार फिर बजी, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, मुक्ति की थी। जिसे डर नहीं लगता, अब हवेली स्कूल में एक नया शिक्षक आया था, रवि। युवा, आत्मविश्वासी और सीधा बोलने वाला। उसे अंशुमान ने खुद नियुक्त किया था, लेकिन रवि ने शुरुआत से ही कहा था, मुझे भूत प्रेत, आत्मा वात्मा पर यकीन नहीं, डर तो बस इंसान का वहम है। अंशुमान मुस्कुराया, फिर भी कुछ वहम बार बार लौटते हैं। रवि ने स्कूल का इतिहास सुना था, लेकिन उसे यह सब बनावटी लगता था। वह इतिहास कक्ष में जाकर उस राख की मूर्ति को देखकर बोला, अगर इसमें कुछ होता तो अब तक बोल पड़ता। उसी रात उसे पहली बार सपना आया, वही चेहरा, वही हंसी, लेकिन इस बार चेहरा बदलता रहा, कभी बच्चा, कभी औरत, कभी जली हुई परछाई। अगले दिन जब वह क्लास में पहुंचा, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, जो डरता नहीं वह सबसे पहले जलता है। रवि ने सब मिटा दिया, लेकिन बच्चों की आंखों में डर था। उन्हें फिर से स्कूल की दीवारों में परछाइयां दिखने लगी थीं। रवि ने तय किया कि वह खुद तहखाने में जाएगा, जहां सबसे पहले घटनाएं शुरू हुई थीं। वहां जाते ही उसे लगा कि हवा भारी हो रही है। लाइट चली गई और एक धीमी हंसी गूंजी। डर नहीं लगता ना तुम्हें? चलो आज तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। फिर अचानक सामने राख की मूर्त जमीन पर गिरी और बिखरते ही उससे धुआं निकला। धुएं में वही चेहरा बना और रवि चीख उठा। बाहर भागते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अंशुमान ने जब उसे देखा तो समझ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो मूर्त केवल प्रतीक थी और प्रतीकों में अब भी ताकत बाकी थी। रवि अब स्कूल छोड़ गया, लेकिन जाते जाते बोला, सर, डर अब आता है, लेकिन इस बार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी।
राख के नीचे अब हवेली स्कूल की जमीन को खुदवाने का निर्णय लिया गया। प्रशासन चाहता था कि तहखाने को पूरी तरह नष्ट करके एक नया विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाए, लेकिन अंशुमान जानता था वो जगह सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं थी, वहां कुछ दफन था। खुदाई के तीसरे दिन एक मजदूर की चीख सुनाई दी। नीचे से एक छोटी हड्डियों की गठरी निकली, लिपटी हुई पुराने कपड़े में, और साथ में एक लकड़ी का खिलौना। खिलौने के अंदर छिपा था एक आधा जला पत्र। अगर मुझे नाम मिल गया होता तो शायद मैं राख में नहीं बदलती, मैं बस पढ़ना चाहती थी मास्टर साहब। अंशुमान की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि नैनिका, नैना और अनामिका एक ही आत्मा के 3 रूप थे। 3 बार जन्मी, 3 बार जली, और 3 बार दुनिया ने उसकी आवाज को अनसुना किया। उसने फैसला लिया, स्कूल में एक स्मारक बनेगा, उस जगह नहीं जहां लाश मिली, बल्कि वहां जहां पहली बार उसकी हंसी गूंजी थी। स्मारक पर लिखा गया, उसके नाम की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी हंसी ही उसकी पहचान थी, लेकिन हमने वो भी जला दी। अब ये राख उसकी गवाही है। उस रात स्कूल में कुछ नहीं घटा, कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई हंसी नहीं। सुबह दीवार पर सिर्फ एक लकीर उभरी, अब मैं यहीं रहूंगी, लेकिन सिर्फ याद बनकर। सच्चा अंत अब हवेली स्कूल में एक स्मारक था, एक कक्षा थी और एक कहानी जो बच्चे सुनते तो डरते नहीं बल्कि समझते थे। हर नए बच्चे को स्कूल के पहले दिन वो राख की मूर्ति दिखाई जाती और बताया जाता, ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, ये उन सभी की कहानी है जिन्हें दुनिया ने कभी मुस्कुराने नहीं दिया। अंशुमान अब रिटायर हो रहा था। आखिरी दिन उसने अपने ऑफिस से बाहर निकलते समय स्कूल को देखा। हर कोना शांति से भरा था, बच्चों की हंसी थी, मगर अब उसमें डर नहीं था। रात को उसने एक बार फिर इतिहास कक्ष में जाकर वो मूरत देखी, लेकिन अब वह राख की नहीं रही, वह मिट्टी की बन गई थी, जैसी पहली बार अनामिका ने बनाई थी। उसके नीचे अब एक नाम लिखा था, अनामिका वर्मा, छात्रा, कलाकार, आत्मा। और अब स्मृति। एक हल्की सी हवा चली, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अंशुमान ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो और हम भी। कहानी वहीं खत्म हुई जहां वो शुरू हुई थी, एक हंसी से। फर्क बस इतना था, अब वो हंसी डर नहीं देती थी, वो सिखाती थी।